पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कहा, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की शौर्य गाथा को हमेशा रखा जाएगा याद। एक बार फिर सुर्खियों में आए काला ढूंगी विधायक वंशीधर भगत। हर साल की तरह इस साल भी कर रहे हैं दशरथ का किरदार। दर्शकों ने रामलीला में लिया जमकर आनंद। पौड़ी गढ़वाल से देश का दूसरा सीडीएस बनने पर बीजेपी में खुशी की लहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी बधाई। कहा, अनिल चौहान करेंगे देश और सेना का नाम ऊंचा। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के दौरान हुई पत्थरबाजी। पूर्व राज्य मंत्री सहित 12 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने मतगणना के दौरान किया था पुलिस बल पर पथराव। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ खेल महाकुंभ। राज्यपाल और खेल मंत्री ने किया महाकुंभ का आगाज। लगभग 2.5 लाख बच्चे लेंगे महाकुंभ में हिस्सा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के श्रीकोट में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में है उन पर भी कानून कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की धनराशि भी प्रदान की। आगे बढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र में आए भयावह हिमस्खलन से केदारनाथ धाम बाल बाल बच गया। केदारनाथ की पहाड़ियों में एवलांच देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के पीछे से बर्फ का सैलाब आ रहा है। एवलांच को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु बेहद डर गए। हालांकि इससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर और उसके आसपास का स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान और मतगणना शांतिपूर्वक हुआ। शांतिपूर्वक मतदान होने पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लक्सर क्षेत्र अति संवेदनशील होने के चलते स्थानीय पुलिस विभाग और प्रशासनिक महकमे के सामने शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना एक बड़ी चुनौती थी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कांग्रेस नेता व पूर्व राज्य मंत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलौर प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि मतगणना के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से अन्य उपद्रवियों की भी तलाश लगातार जारी है। के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मौके पर की गई है, जिससे जो है लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन
हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। नैनीताल में अब तक 60,000 से ज्यादा घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है, लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन, और आज वो फलित भी हो रही, दिखाई भी दे रही है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद शासन के निर्देश पर होटलों, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस और रिसोर्ट्स पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में खटीमा की तहसीलदार शुभांगिनी ने टीम के साथ मिलकर होटलों में छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेज चेक किए। जहां होटल के आवश्यक दस्तावेज न पाए जाने पर 3 दिन का समय देकर दस्तावेज पूर्ण करने की चेतावनी दी गई है। उसमें क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि सभी होटलों की चेकिंग की जानी है और उनके कागज लेके जाने हैं, तो इसी क्रम में यहाँ पर हम होटल की चेकिंग करने के लिए आए हुए थे। हालांकि होटल अभी निर्माणाधीन है, तो इसलिए जो होटल के स्वामी हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि होटल का निर्माण जैसे ही पूरा होता है और विधिवत रूप से जब से वो शुरू करते हैं, तो जो भी कागज हैं, जो पर्यटन विभाग के कागज हैं और फायर के कागज हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो उनका कर लें, तो उसके बाद उसकी सीजर की कार्रवाई की जाएगी। SNP होटल करके एक यहाँ पर है टिकरी चौराहे पर। ये बाकी मैं आपके माध्यम से बाकी होटल व्यवसायियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि पर्यटन विभाग का सर्टिफिकेट और उसके अलावा फायर सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वो लोग अपनी सारी ओके कर लें, सबका डॉक्यूमेंटेशन कर लें और अपडेट कर लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ की पुलिस लगातार होटलों, होम स्टे और रिजॉर्टों पर चेकिंग कर रही है। वहीं होटलों में काम कर रहे महिला कर्मचारियों को विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो कर्मचारी बिना सत्यापन के कार्य कर रहे हैं उन होटलों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही होटलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए जाने पर 15 दिन की हिदायत देकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी होटल्स, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज हैं, उनकी एक सूची बना के हमारी जिला पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से इनकी चेकिंग की जा रही है, जिसमें बेसिकली ये चेक किया जा रहा है कि क्या होटल्स में सीसीटीवीज लगे हुए हैं और जो कर्मचारी हैं क्या उनका सत्यापन किया गया है। अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है इन होटल्स और रिजॉर्ट्स के विरुद्ध, वो केवल जो कर्मचारी उनके बिना सत्यापन के कार्यरत हैं उन्हीं के विरुद्ध हम लोगों ने पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है और साथ ही साथ इनको हिदायत दी गई है और 15 दिवस का समय दिया गया है कि जहां पे सीसीटीवीज नहीं लगे हैं और यदि कहीं पे एनक्रोचमेंट है तो उन चीज़ों को वो अपना ठीक कर लेंगे और 15 दिन के बाद पुनः ये चेकिंग हमारे द्वारा की। हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से भाजपा विधायक वंशीधर भगत का अलग ही रूप देखने को मिला है, जहां एक राजनेता रामलीला के मंच पर भगवान राम के पिता दशरथ अवतार में नजर आए, जिनके अभिनय ने हर किसी का दिल जीता है। दरअसल विधायक वंशीधर भगत इस बार ही नहीं बल्कि पिछले 47 सालों से अपनी कला दिखाकर लोगों की वाहवाही बटोर रहे हैं। सालाना शादी नवरात्रि में विधायक वंशीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं। अपनी इस भूमिका पर विधायक वंशीधर भगत ने कहा कि वे राम सेवक के इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते।
दशरथ के किरदार में उन्हें सिर्फ राजा और प्रजा दिखाई देती है। यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई, अंगद, परशुराम। लेकिन 33 साल से हम लोग भी माननीय विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास पाठ में हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। एक तो हम उनके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। एक सरल स्वभाव के विधायक और मंत्री होने के कारण बड़ा सरलता से हम उनके साथ पेश आते हैं। सभी लोग बच्चों के बीच में घुल जाते हैं। इतना सुंदर अभिनय उनका रहता है कि वो 45 साल कम से कम यहाँ पर अभिनय करते हुए हो गए हैं। ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो गए हैं। उससे पहले कुसुमखेड़े में परशुराम और अंगद का खेला। यहाँ फिर मैंने परशुराम, अंगद, दशरथ 3 पाठ खेले। फिर समय अभाव के कारण अंगद छोड़ा, फिर परशुराम छोड़ा और दशरथ लगातार अभी चल रहा है। देखो कहाँ तक चलता है, कितना चलता है, अभी देखना पड़ेगा। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 66वें दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन पर बैठे श्रमिक मुकेश कबड़वाल को अचानक चक्कर आने की वजह से पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारी मुकेश कबड़वाल को उठाया, लेकिन इस दौरान अनशनकारियों की नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने डॉक्टरों की देखरेख में एम्बुलेंस के माध्यम से श्रमिक को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा, लेकिन इसके बाद भी आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू करते हुए सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तानाशाही का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सब अलोकतांत्रिक तरीके से हैंडल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, जिला प्रशासन भी मिला हुआ है और सेंचुरी का तो बिल्कुल ये समझिए एंटी लेबर मूवमेंट है इनका पूरा, मजदूर विरोधी रवैया है इनका पूरा। इन्होंने कई यूनियनों को भी तोड़ करके साइलेंट कर रखा है। तो इस स्थिति में आंदोलन तो बढ़ेगा और धीरे धीरे जनता इस बीच में आएगी। जनता, ये आंदोलन जनता के हाथ में जाने वाला है। अगर इन्होंने ज़्यादा वो किया तो यह जनता के हाथ में जाएगा आंदोलन, और जो भी होगा फ़ायदा तो नहीं होगा। सेंचुरी का बंद होना या नुकसान पहुंचना भी हमारे लिए नुकसानी है, क्योंकि हम तो नहीं चाहते सेंचुरी को नुकसान हो। 66 दिन यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं और भूख हड़ताल का ये 5वां दिन है और 5वें दिन में इन्होंने हमारे 2 श्रमिक यहाँ से उठा दिए हैं प्रशासन ने। अब अभी तक तो मेरे को केवल शासन प्रशासन पर शक था, लेकिन अब मुझे पुलिस पर भी शक होने लग गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पुलिस प्रशासन को भी जो है सेंचुरी प्रबंधन ने के साथ कहीं गाठजोड़ मिली जोड़ ना हो गई हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और बार बार आकर के यहाँ पर डराना और धमकाना और इस तरीके से जो है दूसरे दिन तीसरे दिन ही उनको उठाना। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ विजय कौल को कि तुम चाहे कुछ कर लो, तुम हमको उठवा लो, पिटवा लो, डंडे पड़वा लो, हमारे ऊपर मुकदमे लगवा लो, हमको जेल भिजवा दो, लेकिन हम अपना हक लेके ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनिल चौहान के सीडीएस बनने पर बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। बता दें कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने उनकी नियुक्ति देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के दुखद निधन के 9 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद की है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी के गंगवाना गांव से ताल्लुक रखने वाले अनिल चौहान के देश के नए और दूसरे सीडीएस बनने पर देहरादून सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। उत्तराखंड को पुनः या ये कहें कि देश का दूसरा सीडीएस देने का भी जो सौभाग्य मिला है उत्तराखंड को मिला है। और ये भी एक संयोग है, सौभाग्य है कि जनरल विपिन रावत जो पहले सीडीएस हुए वे भी गोरखा राइफल से थे, 11 गोरखा राइफल से थे, और जो हमारे चौहान साहब हैं वो भी 11 गोरखा राइफल से हैं। एक संयोग है, सौभाग्य है उस पलटन का भी और उत्तराखंड का भी। पूरा देवभूमि के लिए गौरव का विषय है। विपिन जी के बाद
और पुनः उत्तराखंड के प्रति, क्योंकि उत्तराखंड के हर गांव में सैन्य शक्ति रहती है, और उसके कारण एक बहुत हम सबको उसका एक हर्ष है। और मैं जानता हूं कि CDS चौहान जी इन सब कलाओं में निपुण हैं, और जिनका चयन मोदी जी ने किया है। वैसे भी मैं कह सकता हूं कि सैनिकों को इनके बनने के बाद जो सारे विषय हैं, विषयों को पढ़ने को उसका लाभ उनको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 अक्टूबर को काशीपुर पहुंचेंगे। यहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बन रहे आवासीय भवनों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनके साथ शहरी आवासीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तैयारियों का जायजा लेने अपर आयुक्त PC दुमका काशीपुर समारोह स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। किच्छा पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो 130 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान मामले में SP सिटी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी चंपावत के चरस तस्कर राम सिंह से चरस खरीद कर लाता था, जिसके बाद वह किच्छा, सितारगंज, इज्जत नगर जैसे क्षेत्रों में चरस की सप्लाई करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है, जिसमें 2 तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक तो जहां पर भी नशे की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, वहां जागरूकता अभियान हम लोगों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, और साथ में जो भी अवैध कारोबार करते हैं नशे का, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में एक मुकेश और गौतम, जो कि बरी के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया और इनसे बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है। लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की अपेक्षा राजस्व पुलिस का रोल अहम होता है, लेकिन रेगुलर पुलिस की तरह प्रशिक्षण न मिलने से क्राइम कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। FIR दर्ज होने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राजस्व पुलिस का ये अधिकार हटाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष भी सरकार को पत्र लिख चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की व्यवस्था की मांग की है। प्रदेश सरकार को इसे गंभीर लेने की भी सलाह दी है। पहाड़ में निश्चित रूप से कई केस तो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मानव तस्करी चरम सीमा पे है। और इसके साथ साथ कहीं हमारी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, लेकिन वो पटवारी स्तर पर वहीं पे रफा दफा कर दिया जाता है। तो इसकी गंभीरता को राजस्व पुलिस नहीं समझ पाती है, और ना उनके पास इतने संसाधन हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अपराधों को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि रेगुलर पुलिस को जो है ये व्यवस्था दे देनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर राज्य गठन के बाद से लगातार ये विचार विमर्श होता रहा है कि ये इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है पर्वतीय क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस को सौंपी जाए, ये पटवारी व्यवस्था ही बनी रहे। 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, जिसमें जो है रेगुलर पुलिस को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपने की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आज जो क्राइम चरम पर है, ऐसे में लगातार जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था जो है रेगुलर पुलिस को सौंपने की जो आवाज उठ रही है, मुझे लगता है कि सरकार को उसको पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भी विचार विमर्श करने के बाद रेगुलर पुलिस कहां जरूरी है, वो सारे क्षेत्र रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने चाहिए। बसपा को बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में बसपा के सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ली। टिकोला के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी ने बसपा छोड़ दी है। साथ ही टांडा बडेरा से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य नावेद आलम ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं निर्दलीय मुंडलाना सीट की सदस्य सविता सैनी और बसपा के प्रदेश सचिव अशोक चौधरी सहित अन्य कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है।
आगे बढ़ेंगे। जसपुर के रामनगर गांव में एक बुजुर्ग महिला पर अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वोट डालने पशुओं के वहाँ पर इनका चाकू से हमला हुआ। फोन किया गया, पुलिस प्रशासन आया हुआ है यहाँ पर। पहले वो डाल रखा था, तौलिया टी शर्ट पहन रखी थी। ये पतरामपुर क्षेत्र में जो थाना जसपुर के अंतर्गत आता है, एक राम नगर वन एक गांव है। वहाँ पर एक महिला जो है रात्रि में 8-9 बजे के बीच में अपने घर से 100 मीटर 200 मीटर दूर पर अपने जो है चारा देने के लिए गई थी। तो वहीं पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला किया गया, जिसके उनके प्राइवेट पार्ट्स लोअर एब्डोमेन वाले क्षेत्र में जो है उनका इंजरी आया है और उनको तुरंत जो है एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उनकी हालत अब ठीक है। बाकी वो कौन लोग हैं उनके पूछताछ में चूँकि वो स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए थे, तो उसमें अभी गांव में पूरा चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और तुरंत उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को जेल भेजा है। दरअसल मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़ित के परिजनों ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक युवक नाबालिग 17 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को जो है जो 16-17 साल की लगभग उसको बहला फुसलाकर जो है यहाँ से बाहर ले जाया गया था, तो उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो अभी उनको बरामदगी उनकी हो गई है और लड़की का मेडिकल और बाकी चीज़ें जो बयान वगैरह हैं वो करवाए जा रहे हैं और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है और अभी विवेचना प्रचलित है। बाकी जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चंपावत में सीआईएसएफ और एनएचपीसी कर्मियों ने संयुक्त रूप से आपदा में राहत और बचाव कार्यों के संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल में आपदा और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल सहायता देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा की अध्यक्षता में एनएचपीसी बनवसा में स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, सीआईएसएफ और एनएचपीसी कर्मियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से टीमों ने घरों में लगने वाली आग और अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करने के तरीकों के साथ ही सीमित संसाधनों में घायलों को प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में लोगों को आपदा के समय राहत और बचाव के संबंध में की जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उनके घरों और अन्य जगह किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना जनपद पुलिस के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर देने की जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की है। साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से काम करने को कहा गया है। जन समस्याओं और जन शिकायतों का तत्काल समाधान हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि थाना और जिला स्तर पर निपटारा होने वाली समस्याएं पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर तक न पहुंचे। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण समेत अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया जाए। बैठक में सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।